नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह और आप जुड़ चुके हैं हमारे YouTube प्लेटफॉर्म से। सीटेट को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज चल रही है, तो इसमें हम एसएसटी डिस्कस कर रहे हैं। हमने क्लास 6 की एनसीईआरटी जो सिविक्स की है उसका चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 तीनों डिस्कस कर लिए हैं। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 4। चैप्टर 4 है आपका की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, लोकतांत्रिक सरकार होती है, उसके मुख्य तत्व क्या होते हैं। पिछली क्लास में हमने डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा था। डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है। प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र और प्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है, तो इसे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी कह सकते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी वो डेमोक्रेसी होती है जहां पर जनता, आम आदमी सरकार के निर्णय लेने को सीधा प्रभावित करे या उसमें डिसीजन लेने में अपनी भूमिका निभाए। तो जब भी जनता का रोल देखने को मिले सरकार की नीति निर्णय में, डिसीजन मेकिंग में, तो हम उसे कहते हैं क्या, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी यानी कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होता है कि जनता अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनकर भेजते हैं और फिर वो कानून बनाने का काम करते हैं। तो हम डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करते कानून बनाने में, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनकर भेजते हैं और फिर वो कानून बनाने का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करूं, अगर मैं बात करूं सेंट्रल गवर्नमेंट की, केंद्र सरकार की अगर मैं बात करूं, तो केंद्र सरकार में हम जो मेंबर चुनकर भेजते हैं, वोट देकर हम चुनकर भेजते हैं, वो कौन से मेंबर को भेजते हैं हम, लोकसभा के सदस्य। लोकसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्यों को हम वोट देकर चुनकर भेजते हैं। ठीक है, फिर यही लोग कानून बनाने का काम करते हैं, यही लोग कानून बनाने का काम करते हैं। तो हो गया ना इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, यानी कि कानून बनाने से संबंधित जो निर्णय लिए जाते हैं उसमें हम लोग डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करते हैं या हमसे नहीं पूछा जाता है कि कौन सा कानून पे आपके विचार क्या हैं। हमारी जगह कौन हमारा काम करता है, तो वो रिप्रेजेंटेटिव करते हैं, लोकसभा के मेंबर करते हैं, जिन्हें हम चुनाव में वोट देकर जिताकर भेजते हैं। अब लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, इन सदस्यों को कहा जाता है क्या, एमपी। इन सदस्यों को क्या कहा जाता है, एमपी। एमपी मतलब सांसद, एमपी मतलब हिंदी में बोलेंगे सांसद। संसद के सदस्य को हिंदी में क्या बोलेंगे, सांसद, और इंग्लिश में बोलेंगे एमपी। एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के मेंबर। ठीक, ध्यान देंगे। तो ये क्या है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। हम रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं, फिर वो रिप्रेजेंटेटिव सरकार में कानून बनाने का काम करते हैं, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है। एक चीज और यहां देख लीजिए, ये तो मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की कि केंद्र सरकार में हम सदस्यों को चुनकर भेजते हैं, वो फिर कानून बनाने का काम करते हैं। इसे कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, यानी कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, जहां हम सीधा पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं सरकार के कानून बनाने की प्रक्रिया में, बल्कि हमारे द्वारा भेजे गए जो सदस्य हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये तो केंद्र सरकार की बात हो गई। यही काम राज्य सरकार में भी होता है। जब हम राज्यों की सरकारों की बात करते हैं, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट की जब हम बात करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट में एक होता है विधानसभा। राज्य सरकार में विधानसभा होता है, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली। हम विधानसभा के सदस्यों को चुनकर भेजते हैं। राज्य के अंदर जब चुनाव होता है विधानसभा का, तो हम अपने एरिया से एक विधायक को चुनाव जिताकर भेजते हैं। तो वो विधायक विधानसभा में बैठता है और कानून बनाने का काम करता है। ठीक है, तो वहां पे भी राज्य सरकार के अंदर भी हम डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करते हैं कानून बनाने की प्रक्रिया में।
कौन करता है कानून बनाने की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट? हम विधायक चुनते हैं और फिर वो विधायक विधानसभा में बैठता है और वो कानून बनाने का काम करता है। तो ये भी हमारी क्या हो गई? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र हो गया, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। विधानसभा के सदस्यों को इंग्लिश में बोलते हैं एमएलए और हिंदी में बोलते हैं विधायक। हिंदी में बोलते हैं विधायक। तो ध्यान रखना दोस्त, विधायक होते हैं राज्य के अंदर और सांसद होते हैं केंद्र के अंदर। ठीक है, तो ये क्या है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। ये कौन सी डेमोक्रेसी है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब जब बात आए डायरेक्ट डेमोक्रेसी की, यानी कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र की जब बात आती है, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है जैसे कि जनमत संग्रह, जनमत संग्रह, रेफरेंडम। यानी कि सरकार कोई भी कानून बनाए तो सीधे जनता से ही पूछ ले कि भाई आप क्या चाहते हो। तो जब डायरेक्ट जनता पार्टिसिपेट कर रही है सरकार की कानूनी प्रक्रिया में, तो इसे कहते हैं हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी। समझ गए ना? ठीक है, तो इतना ये सब याद रखना है। आई होप ये चीजें क्लियर है, क्योंकि लोकतंत्र के बारे में हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट पर जाइए और पूरी जो क्लासेस अभी चल रही हैं उसमें आपको वो क्लास मिल जाएगी। ठीक है, अब आते हैं हम टॉपिक पर। की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। जो लोकतांत्रिक सरकार होती है उसके क्या तत्व होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लोगों की भूमिका क्या है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में लोगों की भूमिका क्या है, लोगों का रोल क्या है। व्हाट इज द रोल ऑफ पीपल? तो द पीपल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट which includes elections as well as the working and decision making responsibility of the government। तो देखो, लोगों के अगर हम भूमिका की बात करें, अगर लोगों की भूमिका की हम बात करें कि लोकतांत्रिक सरकार में लोगों की भूमिका क्या है, जनता की भूमिका क्या है, तो भाई जनता की ही भूमिका है लोकतांत्रिक सरकार में। क्यों? क्योंकि जब हम बात करें लोगों की, तो ये पूरे लोकतांत्रिक सरकार की जो प्रणाली है उसमें अहम भूमिका निभाती है। सबसे पहले तो जनता को ये हक है कि वो वोट देकर अपना प्रतिनिधि चुन सकती है। सबसे पहले तो इलेक्शन, जो चुनाव होते हैं, डेमोक्रेसी में जो चुनाव होते हैं उसमें जनता सीधे भाग लेती है और चुनाव में वोट देती है, अपने पसंदीदा व्यक्ति को अपने क्षेत्र से चुनाव जिताकर भेजती है और वही व्यक्ति फिर सरकार में शामिल होकर कानून बनाने का काम करता है और मंत्री बनकर कानून को लागू करने का काम करता है। और लोगों के हितों में जो फैसले हैं वो फैसले लिए जाते हैं सरकार के द्वारा। अब आप कहोगे सर हमने इलेक्शन में वोट दे दिया, अपने प्रतिनिधि को जिता भी दिया, वो सरकार में जाके मंत्री भी बन गया, लेकिन वो काम 5 साल में, अगले 5 साल में ऐसा कर रहा है जिससे हम बड़े दुखी हो गए। तो क्या है, दुखी हो गए हैं तो अगली बार जो 5 साल में नंबर आएगा तो उस व्यक्ति को या उस पार्टी को चुनाव में वोट मत दो। दूसरा जो ऑप्शन है आपके सामने, आपको लग रहा है कि ये पार्टी अब सही से काम नहीं कर रही है या ये व्यक्ति हमारे क्षेत्र में विकास का कार्य नहीं कर रहा है, तो अगर वही व्यक्ति 5 साल बाद फिर से चुनाव में खड़ा होता है और आपसे वोट मांगने आता है, तो बोल दीजिए नेताजी माफ कीजिए हम आपको वोट नहीं दे सकते, क्योंकि 5 साल में आपने हमारे हर घर में एक आईएएस बना दिया है। दैट मीन्स कुछ काम नहीं किया है हमारे घर में, हमारे मोहल्ले में कोई काम नहीं हुआ, हमारी कॉलोनी में कोई काम नहीं हुआ, हमारे पूरे इस क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ। बारिश होती है पानी भर जाता है, कचरा रोड पर पड़ा हुआ है, स्कूल में टीचर नहीं आते, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं आते। किस बात पे वोट दें भाई आपको? तो हम आपको वोट नहीं दे सकते, माफ कीजिए। दूसरे को वोट दें जिसे लग रहा है कि वो सही काम करेगा। तो ऐसे सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, जिम्मेदारी भी तय करती है जनता। अगर सरकार सही काम नहीं करेगी तो अगले 5 साल बाद उसको दोबारा नहीं जिताएगी जनता और वो सत्ता में नहीं रह पाएगी। समझ रहे हैं? तो सरकार की जिम्मेदारी तय करती है, काम करने का तरीका तय करती है। काम अगर गलत तरीके से करोगे तो भी वोट नहीं मिलेंगे, है ना, सरकार का विरोध होगा और हम
धरना प्रदर्शन करेंगे, हड़ताल करेंगे, सरकार के खिलाफ जो है जुलूस निकालेंगे। सरकार महंगाई कंट्रोल नहीं कर पा रही है तो उसके खिलाफ बोलेंगे कि सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है। ठीक है, क्यों बोलेंगे? तो ये सब अधिकार हमें भारतीय संविधान ने दिए हैं, हमें ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता। अगर हमारे द्वारा चुनी हुई सरकार समाज के हित में, लोगों के हित में काम नहीं करती है, महिलाओं के हित में काम नहीं करती है, वृद्ध लोगों के हित में काम नहीं करती है, दिव्यांग लोगों के हित में काम नहीं करती है, किसानों के हक में काम नहीं करती है, तो हम विरोध करेंगे सरकार का। और आने वाले 5 साल में जो चुनाव होंगे दोबारा से, हम उनमें सरकार को, उस पार्टी को वोट देकर नहीं जिताएंगे। समझ गए? ये सब अधिकार हमें मिले हुए हैं। हम हड़ताल कर सकते हैं, धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं। तो आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि कौन सा भारतीय संविधान का वो आर्टिकल है जिसके तहत हमें एक साथ इकट्ठा होने की आजादी है। तो वो है भाई, देखो, जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है उसमें फंडामेंटल राइट्स में एक है आर्टिकल 19, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, जो हमारा एक मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है। तो स्वतंत्रता का अधिकार जो 19 से लेकर 22 तक है, राइट टू फ्रीडम, उसमें आर्टिकल 19 ये कहता है, आर्टिकल 19 ये कहता है कि हम अपने विचार, हम बोल सकते हैं, अपने विचार किसी भी तरीके से रख सकते हैं, हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिला हुआ है, अभिव्यक्ति की आज़ादी हमें मिली हुई है, हम अपने विचार किसी भी तरीके से रख सकते हैं सामने, कोई हमें नहीं रोकेगा। और फिर हमें मिला है, हम एसोसिएशन बना सकते हैं, हम संघ बना सकते हैं विरोध करने के लिए, हम इकट्ठे हो सकते हैं कई सारे लोग, लेकिन बस हथियार साथ में न होना चाहिए। तो हम आंदोलन भी कर सकते हैं, रामलीला मैदान में भी इकट्ठे हो सकते हैं, सरकार का विरोध कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमें संविधान ने दी हुई हैं। समझ गए? तो लोगों का रोल, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि जनता की भूमिका कितनी होती है लोकतांत्रिक सरकार में। लोकतांत्रिक सरकार वो सरकार होती है जिसे जनता ही चुनती है, और फिर अगर वो सरकार जो जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है, अगर लोगों के हित में काम नहीं करेगी, तो अगले 5 साल में फिर से वो चुनाव होंगे, तो फिर हम उस पार्टी को वोट नहीं देंगे। आई होप क्लियर है। चलो भाई, बहुत बढ़िया। अगला जो एलिमेंट है वो है इलेक्शन। अगला एलिमेंट क्या है? इलेक्शन, यानी कि चुनाव। चुनाव की एक अपनी भूमिका है सरकार तय करने में, सरकार कौन बनेगी कौन नहीं, ये चुनाव तय करता है। इन अ डेमोक्रेसी, पीपल कास्ट देयर वोट्स टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। लोकतांत्रिक सरकार में लोग क्या करते हैं? अपना वोट देते हैं। लोग अपना वोट देते हैं, ठीक है, किस लिए? अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए, अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने के लिए लोग वोट देते हैं। कौन सा प्रतिनिधि? तो अगर केंद्र सरकार की बात करें तो सांसद को चुनते हैं हम अपने क्षेत्र से वोट देकर, और अगर राज्य की बात करें तो विधायक को चुनते हैं हम अपने क्षेत्र से वोट देकर। तो इस प्रकार हम रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, ये इलेक्शन के माध्यम से होता है। ठीक, तो जो रिप्रेजेंटेटिव हम चुनते हैं इलेक्शन के माध्यम से, हु टेक डिसीजंस, जो निर्णय लेते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल, लोगों के आधार पर वो सरकार में निर्णय लेने का काम करते हैं। उन्हें ध्यान रखना होता है कि हम कोई ऐसे निर्णय ना लेने जिनसे जनता हमारे खिलाफ हो जाए। क्यों? क्योंकि आखिर में जनता ने ही तो हमें चुनकर भेजा है। अब जनता यहां नहीं आ सकती, इसलिए तो उन्होंने हमें चुनकर भेजा है। हम ही अगर जनता के हक की बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा? फिर अगली बार चुनाव होंगे तो हमें वोट मिलेगा ही नहीं। नेताजी फिर घर के नेताजी रह जाएंगे, विधायक तो नहीं कहलाएंगे, वो सांसद नहीं कहलाएंगे वो। समझ गए? तो ध्यान रखेंगे, द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। भारत में जो सरकार है 5 साल के लिए चुनी जाती है। भारत में सरकार 5 साल के लिए चुनी जाती है। भारत में सरकार
5 साल के लिए चुनी जाती है, ध्यान रखना। और 5 साल से पहले भी सरकार खत्म हो सकती है, वो अलग प्रोविजन है, आपकी एनसीईआरटी में नहीं दिया है। अगर किसी पार्टी ने जिसने सरकार बनाई है उस पार्टी का बहुमत कम हो जाता है 5 साल से पहले भी, तो भी सरकार खत्म हो जाती है। ठीक, तो अभी फिलहाल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, क्योंकि सीटेट में आपकी एक एक लाइन यहां से उठा ली जाती है, तो जो जरूरी चीजें हैं वो आप ध्यान रखें कि लोकतंत्र में क्या होता है। लोकतंत्र में जो लोग हैं वो अपना वोट देकर अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, फिर ये प्रतिनिधि जनता के आधार पर निर्णय लेने का काम करते हैं। और भारत में ये सरकार के जो चुनाव होते हैं वो हर 5 साल में होते हैं। आई बात समझ में? इतनी चीज याद रखनी है। अगला एलिमेंट है सोशल मूवमेंट। सोशल मूवमेंट का मतलब है सामाजिक आंदोलन। सामाजिक आंदोलन, सोशल मूवमेंट। तो सामाजिक आंदोलनों की बड़ी भूमिका होती है भाई। आपको याद होगा 2-3 साल पहले भारत सरकार ने 3 किसान कानून बनाए थे, संसद में पास किए थे 3 किसान कानून। अब भारत में किसानों को ये लगा कि ये किसान कानून किसानों के विरोध में है, तो पूरी दिल्ली को घेर लिया था किसानों ने, याद आया हो तो। पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान, उत्तर प्रदेश के किसान, सब लोग अपना अपना वाहन लेकर आ गए थे। वाहन कौन सा? ट्रैक्टर लेकर आ गए थे, दिल्ली को घेर लिया था चारों तरफ से। 1 साल से भी ज्यादा तक किसानों ने ये आंदोलन किया सरकार के खिलाफ कि सरकार इन कानूनों को वापस ले, और फिर अंत में सरकार को कानून वापस लेने पड़े। तो सामाजिक आंदोलनों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, सामाजिक आंदोलनों का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, ये ध्यान रखेंगे आप। पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज इन मैनी वेज। जो लोग हैं वो अपने विचार कई तरीके से प्रकट कर सकते हैं सरकार के लिए, लाइक थंब स्ट्राइक, हड़ताल करके, रैली निकालकर सरकार के खिलाफ, सिग्नेचर कैंपेन चलाकर, यानी कि एक दीवार है उस पे सरकार के खिलाफ सिग्नेचर करके, यानी कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि कितनी जनता सरकार के विरोध में है, सबका सिग्नेचर करके, है ना। तो सिग्नेचर कैंपेन चला के। एग्जाम्पल, एक्टिविस्ट ऑफ द भारतीय किसान यूनियन, जो भारतीय किसान यूनियन है उसका जो एक्टिविस्ट है, कार्यकर्ता, staged a demonstration at mini secretariat to protest against the power shortage during the paddy transplantation season। जो पैडी ट्रांसप्लांटेशन सीजन है, जो फसल उगाने का जो समय है, उस टाइम पर बिजली की कटौती, उस टाइम पर क्या हो गया? बिजली की कटौती, ठीक है, पावर शॉर्टेज, बिजली की कटौती हो गई। तो वो कार्यकर्ता ने क्या किया? सरकार के खिलाफ जो है अपने विचार प्रकट किए। तो इससे सरकार तक बात पहुंचती है, पता लगता है कि यहाँ बिजली काटी जा रही है, तो सरकार फिर उस पर एक्शन लेती है। सामाजिक आंदोलन का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। और हम तो उस देश से हैं, हम जिस देश से हैं, हम भारत से हैं। भारत ने आजादी अंग्रेजों से पाई है आंदोलन करके। भारत ने अंग्रेजों से आजादी अगर पाई है, हासिल की है, तो वो आंदोलन करके ही की है। चाहे हम असहयोग आंदोलन की बात करें, भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें, सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें, दांडी यात्रा की हम बात करें, समझ रहे हैं, और जितने भी आंदोलन हुए हैं, गांधी जी ने जैसे कि कई सत्याग्रह किए, अहमदाबाद में सत्याग्रह किया, चंपारण में सत्याग्रह किया। तो अंग्रेजों की पॉलिसी से निराश होकर उनके खिलाफ विरोध प्रकट करने के लिए हमने आंदोलनों का सहारा लिया। तो फ्रीडम मूवमेंट्स हमें मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ने को मिलते हैं, उनसे आपके एग्जाम में काफी सवाल आते हैं, ठीक है। तो हम तो उस देश से बिलोंग करते हैं जिसने आजादी आंदोलन के आधार पर पाई है, तो हम कैसे भूल सकते हैं कि आंदोलनों का क्या महत्व है या नहीं है। तो आंदोलन का बहुत बड़ा महत्व है, ठीक है। अगला जो एलिमेंट है, अगला जो एलिमेंट है वो है रिकॉग्निशन ऑफ माइनॉरिटीज। रिकॉग्निशन ऑफ माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यकों को रिकॉग्नाइज्ड करना। तो द डेमोक्रेटिक कैरेक्टर of the government of country would be stronger if the minority people like Dalit, Adivasi and women participate in the process of government।
तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि देखो भाई, डेमोक्रेटिक सरकार, लोकतांत्रिक सरकार बहुत मजबूत सरकार तभी मानी जाएगी जब उस सरकार में जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, जैसे कि महिलाएं, आदिवासी, दलित, ये भी भागीदार बने, ये भी सरकार में हिस्सा लें, इन्हें भी मंत्री बनाया जाए, इन्हें भी चुनाव में जिताया जाए, ये भी प्रतिनिधि के तौर पर किसी क्षेत्र से चुनकर आए, लोकसभा में बैठें, विधानसभा में बैठें, जनता के लिए कानून बनाने का काम करें, तभी वो सरकार एक स्ट्रांग सरकार मानी जाएगी। तो अगर ये डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री वुड बी स्ट्रांग होगा अगर माइनॉरिटी जो पीपल हैं, जैसे कि दलित, आदिवासी, महिलाएं, ये भी सरकार की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करें, सरकार की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करें। तो हाल ही में मैं आपको बता दूं, महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन है, 33% आरक्षण है। हाल ही में महिलाओं को 33% आरक्षण मिल गया है, किसमें? अगर वो राज्य के अंदर विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहती हैं, उसमें 33% आरक्षण, और केंद्र में अगर लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहती हैं तो 33% आरक्षण है। ठीक है, दलित को भी है अलग से, आदिवासियों को भी है। तो इस प्रकार एक डेमोक्रेटिक सरकार स्ट्रांग बन जाती है, मजबूत बन जाती है। क्लियर? आगे, द माइनॉरिटी कम्युनिटीज एंड आदिवासी पार्टिसिपेटेड इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट बाय डिमांडिंग द इंक्लूजन ऑफ द सांथाली लैंग्वेज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जो आदिवासी कम्युनिटीज है, उसने सांथाली जो भाषा है, सांथाली जो भाषा है, उसको ऐड करने के लिए भी डिमांड रखी, तो उसे संविधान में ऐड किया गया। ठीक है, तो ये आदिवासियों के हित की बात हो गई कि सांथाली को भी एक भाषा के तौर पर ऐड कर दिया गया है। हमारे संविधान में माइनॉरिटी के लिए, हमारे संविधान में माइनॉरिटी के लिए फंडामेंटल राइट्स हैं। क्या? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, आर्टिकल 29 और 30। आर्टिकल 29 और 30 ये भारतीय संविधान के आर्टिकल हैं माइनॉरिटीज के लिए, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, जिसमें आर्टिकल 29 में कहा गया है कि माइनॉरिटीज के जो इंटरेस्ट हैं उन्हें हमको प्रोटेक्ट करके रखना है, संरक्षण देना है। और आर्टिकल 30 में कहा गया है कि माइनॉरिटी पीपल अपना खुद का शैक्षणिक संस्थान स्थापित कर सकते हैं और उसको चला भी सकते हैं, मैनेजमेंट भी संभालेंगे वो। समझ गए? तो ये संविधान में है चीजें, इसलिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इंडिया में चल रही है अच्छे तरीके से। अब हम देखेंगे कि जी सरकार का रोल कितना है, सरकार का रोल क्या है। तो सरकार की भूमिका क्या है? सपोज इफ अ रिलीजियस प्रोसीजन and celebration lead to conflict, the government, particularly the police, plays an important role in getting the representative of the concerned community to meet and try to arrive at a solution। मान लीजिए कि कोई ऐसा धार्मिक सम्मेलन हो रहा है, सेलिब्रेशन हो रहा है, महोत्सव हो रहा है, जिसमें क्या हुआ, कोई विवाद उत्पन्न हो गया है अलग अलग रिलीजन के लोगों के बीच में। तो इस टाइम पर सरकार अपनी भूमिका निभाएगी और उसको सुलझाकर और समाधान निकालेगी। सरकार के बिहाफ पर वहां पुलिस संभालेगी ये सारी चीजें और समाधान निकालेगी। अगर सरकार नहीं होती तो फिर ये आपस में लड़ते ही रहते। सरकार है तो सरकार के आधार पर जो पुलिस है वो बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, दोनों धर्म से संबंधित जो महत्वपूर्ण लोग हैं, उनके साथ बैठकर और मिलकर और कोशिश करेगी कि उसका समाधान निकाल लिया जाए। तो ये सरकार का रोल है। इतनी सी चीज से आपको ये समझ में आ रहा है कि सरकार का रोल क्या है। आगे इक्वलिटी एंड जस्टिस की बात की गई है। इक्वलिटी यानी कि समानता, जस्टिस मतलब न्याय। तो देखो भाई, आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 ये जो आर्टिकल हैं भारतीय संविधान के, ये जो आर्टिकल है भारतीय संविधान के, ये किस फंडामेंटल राइट के अंडर में आते हैं? ये है राइट टू इक्वलिटी। भारतीय संविधान का फंडामेंटल राइट है राइट टू इक्वलिटी, यानी कि समानता का अधिकार। समानता के अधिकार के तहत ये आर्टिकल आते हैं जिसमें इक्वलिटी की बात की गई है। द की आइडिया ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज टू कमिटमेंट टू इक्वलिटी एंड जस्टिस। जो मेन आइडिया है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का वो इतना सही है कि सभी लोगों को न्याय मिले बराबर रूप से और सभी लोगों को क्या मिले? समानता मिले।
द माइनॉरिटी कम्युनिटीज वर डिनाइड ऑफ मैनी फैसिलिटीज, जो अल्पसंख्यक लोग हैं उन्हें बहुत सी सुविधाएं नहीं मिल पाती। डॉक्टर अंबेडकर रियलाइज्ड, डॉक्टर अंबेडकर ने ये फील किया that such practices must not continue and justice can be achieved only if people are treated equally। और डॉक्टर अंबेडकर को ये लगा कि भैया न्याय सभी को तभी मिल पाएगा जब सभी लोग समान रूप से बराबर माने जाएं। तो उसके लिए देखो, जैसे दलित लोगों के लिए आवाज उठाई अंबेडकर ने, आर्टिकल 15 में बात की गई है कि कोई भेदभाव नहीं होगा जाति के आधार पर। आर्टिकल 17 में तो अनटचेबिलिटी को खत्म ही कर दिया गया है, जो अपर कास्ट के लोग लोअर कास्ट के लोगों के साथ अनटचेबल व्यवहार करते थे उसको भी खत्म कर दिया गया है। ठीक है। साउथ अफ्रीका की हम बात करें तो जैसे साउथ अफ्रीका में वी कैन फाइंड पीपल ऑफ सेवरल रेसेस। साउथ अफ्रीका में अलग अलग रंग के लोग पाए जाते हैं, ब्लैक नेटिव पीपल हैं, व्हाइट भी हैं और इंडियंस भी हैं। ठीक है। तो अगर ये भेदभाव वहां चलेगा तो ऐसे तो सरकार चल नहीं पाएगी। द कंट्री वॉज गवर्नड बाई apartheid laws। apartheid means separation on the basis of race। रंग के आधार पर अलग अलग कानून हैं वहां पे। साउथ अफ्रीकन पीपल वर डिवाइडेड इनटू व्हाइट, ब्लैक, इंडियंस एंड कलर्ड रेसेस एंड लॉज प्रिवेंटेड। जो लॉ है वहां पे वो प्रिवेंट करते हैं कि वो प्रिवेंटेड देम फ्रॉम गेटिंग मिक्सड विथ ईच अदर, एक दूसरे से मिल ना पाए वो, इसके लिए वो ध्यान रखते हैं। जो नॉन वाइट हैं यानी कि वाइट नहीं है, जो काले हैं, हैड टू फेस सेवरल डिस्टिंक्शंस, उनको बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए जो है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्टार्टेड स्ट्रगल अगेंस्ट सिस्टम। तो अफ्रीका की जो सरकार, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एक पार्टी है, उसने जो है ये संघर्ष जारी रखा कि इसको खत्म किया जाए और सबको बराबर माना जाए। आप खुद ही अलग अलग कर रहे हो, है ना। तो ये नेल्सन मंडेला की लीडरशिप में ये आंदोलन चला। नेल्सन मंडेला को आप जानते हैं। ठीक है। फाइनली साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेसी आ गई 1994 में। नाउ देयर इज नो एनी काइंड ऑफ लॉ जो अलग कर पाए लोगों को, और सब एक साथ मिलकर इक्वली रूप से रहते हैं। क्लियर है। तो दोस्त ये हमने डिस्कस किया, इसका आगे का पार्ट हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। थैंक यू।